हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 नंबर प्ले स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 133 पे है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 11 से हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 11 में, दीपक क्लेम्स देयर आर सम मल्टीपल ऑफ 11 विच व्हेन डबल आर स्टिल मल्टीपल ऑफ 11, but other multiple of 11 don't remain multiple of 11 when doubled. Examine if his conjunction is true. Explain your conclusion. यहाँ पर एक बॉय है दीपक, वो क्या बोलता है कि 11 के कुछ ऐसे मल्टीपल है, अगर आप उनको डबल करते हो तब भी वो 11 के मल्टीपल ही रहते हैं, लेकिन कुछ मल्टीपल्स ऐसे हैं 11 के जिनको जब आप डबल करते हो तो फिर वो 11 के मल्टीपल्स नहीं रहते। तो आपको बताना है क्या जो ये दीपक ने क्लेम किया है वो सही क्लेम किया है। तो अगर आप 11 के नंबर्स को मल्टीपल 11 के जो मल्टीपल्स है उन्हें अगर आप डबल करोगे तो एक बार हम यहाँ पर डबल करके देखते हैं कि क्या वो मल्टीपल ऑफ 11 होते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया मल्टीपल्स ऑफ 11 आर। 11 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 11 हो गया, 22 मतलब 11 की टेबल लिखनी है, 33, 44, 55 ये ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर मैं इनको डबल करती हूँ, व्हेन डबल्ड, तो जब मैं इन्हें डबल करूंगी तो कितना आएगा, 11 का डबल 22, 22 का डबल 44, 33 का डबल 66, 2 से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, 88, 110 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो 22, 44, 66, 88, 110 ये भी तो 11 के मल्टीपल्स ही है। तो आप 11 का कोई सा भी मल्टीपल को डबल कर लो, वो हमेशा 11 की टेबल में आएगा ही आएगा। तो आप यहां लिख दोगे these are also multiples of 11, hence दीपक क्लेम्स इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जब आप उसे डबल करो तो वो 11 का मल्टीपल ना बने। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे यहाँ, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको बतानी है कि ये स्टेटमेंट में कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ऑलवेज ट्रू हैं, कुछ समटाइम ट्रू होंगी और कुछ नेवर ट्रू होंगी, और ऐसा क्यों है उसका रीजन भी आपको देना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए फर्स्ट पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। कह रहा है अगर एक आप मल्टीपल ऑफ 6 ले लो और एक आप मल्टीपल ऑफ 3 ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 आएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर हम कोई एक एग्जांपल लेके यहाँ पर देखें तो चेक कर पाएंगे इजीली। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मैंने मल्टीपल ऑफ 6 जो लिया वो लिया मैंने यहाँ पर, मान लेते हैं मैंने 12 ले लिया, और मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो मैंने 3 लिया। ठीक है, अब इनका अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट निकालती हूँ तो वो मेरे पास 36 आ रहा है, जो कि मल्टीपल ऑफ 9 है, 9 4 जा 36 होता है। तो आप ऐसे कोई भी नंबर्स ले लो मल्टीपल ऑफ 6 और मल्टीपल ऑफ 3 में, जब भी आप उनका प्रोडक्ट करोगे ना तो वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 9 आएगा ही आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपके पास ऑलवेज ट्रू। बट आपको प्रॉपर एक रीजन देना है। तो आप क्या रीजन दे सकते हो, तो ऑलवेज ट्रू लिखने के बाद आप सिंपली यहां पर लिख दोगे ऑलवेज ट्रू द मल्टीपल ऑफ 6 कैन बी रिटर्न एज 6a। मैंने मान लिया जो मल्टीपल ऑफ 6 है वो 6a है, जिसमें a मेरा एक इंटीजर है। सेम ऐसी मल्टीपल ऑफ 3 को मैंने मान लिया 3b। तो इन दोनों का जब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट करूंगी तो कितना आएगा, 18ab। अब आप ए बी की वैल्यू कुछ भी रख लो, वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो उसके बाहर 18 लिखा है वो 9 का मल्टीपल है।
क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। कह रहा है अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लेना, जैसे 2 4 6, इनके बीच में कोई और इवन नंबर नहीं है, 6 8 10, तो कॉन्जिक्यूटिव ऐसे आपको 3 इवन नंबर लेने हैं, तो क्या वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे? अगेन आप एक एग्जाम्पल लेके चेक करोगे तो पता चल पाएगा। तो हम यहाँ पर उसको कर लेते हैं, ऑलवेज ट्रू होगा इसका आंसर, पर पहले हम चेक करते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 + 4 + 6 लिया तो 12 आया, जो कि 6 से डिविजिबल है। देन 4 6 8 लिया, 18 आया, वो भी 6 से डिविजिबल है। 6 8 10 लिया, 24 आया, वो भी 6 से डिविजिबल है। 8 10 12 लिया, 30 आया, वो भी 6 से डिविजिबल है। आप कोई से भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ले लो, वो हमेशा ही 6 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, ऑलवेज ट्रू है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ मल्टीपल ऑफ 6 देन बी ए डी सी ई एफ विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर नंबर की जगह अल्फाबेट्स दे दिए। इन्होंने बोला अगर ये मल्टीपल ऑफ 6 है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूं, मतलब बी पहले ले आऊं और ए बाद में ले आऊं, ठीक है, तो क्या वो भी मल्टीपल ऑफ 6 होगा? तो देखो 6 का रूल क्या था, 6 का रूल था जो 2 और 3 की टेबल में आए। 2 का रूल होता है लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो इसके लास्ट में एफ है और ये मल्टीपल ऑफ 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लास्ट में इवन नंबर होगा, तभी तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एफ ही लिखा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये भी मल्टीपल ऑफ 6 होगा। पर पहले 3 का रूल चेक करें, तो 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। आप इन डिजिट को कैसे भी आगे पीछे करके प्लस कर लो, सम तो सेम ही आएगा ना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 6 की टेबल से डिविजिबल होगा ही होगा, तो ऑलवेज ट्रू आएगा इसका आंसर भी। बिकॉज वंस प्लेस डिजिट डज नॉट चेंज, अगर वो वंस प्लेस की डिजिट चेंज कर देता तो शायद नहीं होता, क्योंकि उसमें फिर 2 का रूल नहीं लग पाता। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फोर्थ वन इज 8 ब्रैकेट में 7b - 3 -4 ब्रैकेट में 11b + 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 12। कह रहा है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 12 आएगा? तो यहाँ पर b दे रखा है आपको, आप चाहो तो कुछ ना कुछ लेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है हमेशा है, लेट करके देखते हैं चलो हम, तो समटाइम ट्रू होगा। तो मैंने क्या किया, b की जगह यहाँ पर 1 रख के देखा एक बारी, तो मेरा -16 आ रहा है, जो कि डिविजिबल नहीं होता 12 से। अब मैंने एक बार b की जगह 10 को पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर b की जगह 10 लिख दिया है, तो 7 × 10 और 11 × 10 हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पर 11 आ जाएगा, ये 11 है, 11 × में 10 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, तो ये आपके पास डिविजिबल है 12 से। तो कोई नंबर डिविजिबल होगा 12 से, कोई नहीं होगा, डिपेंड करता है जो b की वैल्यू है वो आपने क्या ली है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये समटाइम ट्रू है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, चूज एनी 3 नंबर, कोई से भी 3 नंबर आप यहाँ पर लीजिए। व्हेन इज देयर सम डिविजिबल बाय 3, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जर्नलाइज। कह रहा है कि बताओ कि कब उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, सारे पॉसिबल केसेस आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो मैंने 3 नंबर लिए हैं ना, वो मैंने 3 नंबर लिए हैं n1 n2 एंड n3, ठीक है। और जब मैं इन तीनों नंबर को 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा r1 r2 और r3। क्लियर? अब इनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, तो द सम n1 n2 n3 डिविजिबल बाय 3 तभी होगा जब आपके पास r1 r2 r3 डिविजिबल बाय 3 होंगे, क्योंकि 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, है ना। तो अगर ये सारे रिमाइंडर 0 है तो भी ये 3 से डिविजिबल होगा, तो हमने यहाँ वही लिख दिया। केस 1 में मैंने ऑल रिमाइंडर 0 ले लिए, तो जो 3 से डिविजिबल है। केस 2 में मैंने सारे रिमाइंडर 1 ले लिए, तो r1 भी 1 है, r2 भी, r3 भी, तो इसका मतलब सम उनका 3 आ गया, और 3 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। केस 2 में मैंने सारे रिमाइंडर 2 लिए हैं, तो r1 भी 2 है, r2 भी, r3 भी, तो टोटल 6 हो गया।
तो 6 भी 3 से डिविजिबल है। अब केस 4 में मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ले लिए, मतलब एक रिमाइंडर 0 ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 2 ले लिया, तो उनका सम अभी भी 3 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब उन 3 नंबर तभी डिविजिबल होंगे 3 से जब उनके रिमाइंडर जो आएंगे, जो 3 नंबर के जो रिमाइंडर होंगे वो डिवाइड हो पाएंगे 3 से। और अगर सेम रिमाइंडर होए तो बहुत अच्छी बात है, चाहे आप सेम रिमाइंडर में 4 ले लो, 4 + 4 + 4, तो आंसर 12 है। 12 भी तो डिविजिबल है ही ना। 5 ले लो, 6 ले लो। तो अगर हमारे पास इफ ऑल द 3 नंबर हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 और इफ ऑल हैव डिफरेंट रिमाइंडर, या तो तीनों डिफरेंट होने चाहिए या तीनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 सेम हो गए और एक डिफरेंट हो गया, तो फिर वो 3 नंबर डिविजिबल नहीं हो पाएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही बताना था कि आपको 3 नंबर लेने हैं, कब इनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इनका सम 3 से तभी डिविजिबल होगा जब इनके रिमाइंडर्स का सम 3 से डिविजिबल होगा। और रिमाइंडर का सम या तो तीनों सेम नंबर होने चाहिए रिमाइंडर, या फिर तीनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2? Why? What about the product of these consecutive integer? Is it always multiple of 6? Why or why not? What can you say about the product of 4 consecutive integer? What about the product of 5 consecutive integer? एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए हैं। कह रहे हैं अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं, इंटीजर्स आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर्स होते हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव लेने एक के बाद एक। तो अगर हम, अच्छा यहाँ पर हाँ कोई से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, 2 का मल्टीपल होगा? पहले क्वेश्चन में ये बताना है। अगर हम इन्हीं प्रोडक्ट को दोबारा इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या वो 6 का मल्टीपल होगा, वो भी बताना है। और अगर हम 2 की जगह 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लें तब क्या होगा, और 4 की जगह 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लें तब क्या होगा। तो हर एक केस आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहां पर शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो यस, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 × 2 लिया, 2 आया, 2 × 3 लिया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना 2 और 3, 6 आ रहा है। 5 × 6 लिया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 30 आ रहा है। 10 × 11 लिया, 110 आ रहा है। आप कोई से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लो, वो हमेशा 2 का मल्टीपल होता है। Since we know that multiply an odd number and even number is always an even number, ये हम सीख के आए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अगर हम एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन नंबर आता है। जैसे 4 × 3 करोगे या 3 × 4 करोगे तो 12 इवन ही आएगा। और जब इवन नंबर है तो वो ऑब्वियस सी बात है 2 से का मल्टीपल तो होगा ही होगा। पर वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 6 का भी मल्टीपल हो, क्योंकि 6 के केस में 3 का रूल भी लगता है। जैसे 1 × 2 किया, 2 आया, जो कि 6 का मल्टीपल नहीं है ना। अब 7 × 8 कर लो, 56 मल्टीपल है, सॉरी नहीं है उसका मल्टीपल 6 का, 7 का है वो। तो 4 × 5 भी नहीं है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमेशा 2 के मल्टीपल्स तो होंगे, क्योंकि आप एक ऑड और एक इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन आता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो 6 के भी मल्टीपल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब आपसे कह रहा था कि अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हो तो 4 ले लो। तो जब आप 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लोगे तो वो आपसे पूछ रहा था क्या वो किससे डिविजिबल होंगे, 2 से ही बताना है। वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, वो 12 से सारे डिविजिबल होंगे। और 12 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 से भी डिविजिबल होंगे ही होंगे। और अगर आप 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हो तो फिर वो किससे डिविजिबल होंगे, वो 24 से डिविजिबल होंगे। तो आपसे वो यही पूछ रहा था कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हो तो वो किससे डिविजिबल होंगे, और अगर आप 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हो तो वो किससे डिविजिबल होंगे। तो अगर हम 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिए हैं 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, तो वो 12 से डिविजिबल हो जाएंगे 5 वाले, और 4 वाले जो है वो 12 से होंगे, 5 वाले जो है 24 से डिविजिबल होंगे।
क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, सॉल्व करना है। आपको याद होगा हमने ये समझा था जब चैप्टर समझा था कि इन अल्फाबेट्स की जगह हमारे को ऐसे नंबर्स पुट करने होते हैं कि वो सेटिस्फाइड करे, मतलब यहाँ जो ई की वैल्यू रखोगे वही ई की वैल्यू यहाँ होनी चाहिए और ये तीनों जी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम ऐसी डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाओ, ये दोनों डब्ल्यू की वैल्यू सेम होगी और इस वाले डब्ल्यू की वैल्यू भी सेम होगी और इन दोनों ओ की वैल्यू सेम होगी। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो हमारे पास है ई एफ और उसको ई से इंटू करना है, तो मेरा आंसर 3 बार जी आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 7 और उसको 3 से इंटू कर दिया, तो मेरी ई की वैल्यू 3 हो गई, एफ की वैल्यू मेरे पास 7 हो गई। अब जी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 और 1 11, जी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना? तो वही चीज हमने यहां पर लिख दी है। दिस मीन्स अ 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट गिव्स 3 डिजिट। 2 डिजिट के नंबर को अगर आप 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो 3 डिजिट का आंसर देगा। तो 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 20 से लेके 99 तक कोई भी हो सकते हैं, है ना? तो मैंने यहाँ 37 इंटू 3 ले लिया। सेकेंड पार्ट में कह रहा था एक 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करो 5 से जो कि 4 डिजिट का नंबर देगा। तो वाओ डब्ल्यू और डब्ल्यू है, तो यहाँ पर मैंने जो नंबर लिया वो लिया 525 और उसे 5 से इंटू कर दिया, तो मेरा आंसर 2625 आ गया। जिसमें अगर मैं देखूं तो W की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, O की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, M की वैल्यू जो है M की वैल्यू भी मेरे पास कितनी है, यहाँ पर 2 ही है, E की वैल्यू मेरे पास 6 है। सेटिस्फाइड हो रहा है ना, ये भी W है, ये भी W है, ये भी W है, ये O है, ये O है। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल ऑफ 4 6 4 8 एंड 32। कह रहे हैं यहाँ पर आपको वेन डायग्राम दे रखे हैं 4, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप बता रहा है मल्टीपल ऑफ 4 8 और 32 का। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पर? तो मल्टीपल ऑफ 4 आप लिख सकते हो, मल्टीपल ऑफ 8 आप लिख सकते हो और मल्टीपल ऑफ 32 आप लिख सकते हो। पहले आपको सारे मल्टीपल्स पता होने चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर वही किया, मैंने यहाँ पर पहले मल्टीपल ऑफ 4 लिख लिए सारे, मल्टीपल ऑफ 8 लिख लिए और मल्टीपल ऑफ 32 लिख लिया। तो इनमें अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कॉमन मुझे मिल पा रहा है आसानी से। तो मल्टीपल ऑफ 32 मैं अंदर रखूंगी, मल्टीपल ऑफ 8 उसके बाहर और मल्टीपल ऑफ 4 सबसे आगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायग्राम्स देखो तो उन्होंने आपको बोला था इनमें से कौन सा कैप्चर कर रहे हैं, तो देख के पता चल रहा है फर्स्ट वाला तो नहीं कर रहा। मल्टीपल ऑफ 4 और 32 यहाँ है और मल्टीपल ऑफ 8 बीच में है, इन दोनों में से जो कॉमन है वो यहाँ आ जाएंगे। सेम यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 ये वाला है, मल्टीपल ऑफ 8 सिर्फ इतना सा है कॉमन वाला जो पॉसिबल नहीं है, और ये मल्टीपल ऑफ 32 है। अब यहाँ देखो मल्टीपल ऑफ 4 ये है अंदर है, मल्टीपल ऑफ 8 ये और 32 बाहर है। तो अगर आप इसके अंदर देखो तो आप कॉमन आइडेंटिफाई कर सकते हो ना इजीली, जैसे 32 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, तो 4 के अंदर भी है, 8 के अंदर भी है, 32 के अंदर भी है। लेकिन जो 8 के मल्टीपल्स हैं जितने भी 8 16 वो 4 के भी मल्टीपल्स हैं, है ना? तो इसका मतलब 4 वाला अंदर होना चाहिए ना, क्योंकि इसके सारे मल्टीपल्स इसके अंदर हैं और इसके सारे मल्टीपल्स इसके अंदर हैं 8 के अंदर, तो 4 सबसे अंदर होगा, है ना? इस केस में ये 4 सबसे अंदर हो गया, फिर ये 8 हो गया और ये 32 हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है? 32 बाहर है, इसके अंदर 8 और 4 के मल्टीपल्स आते हैं 32 के अंदर? नहीं, 4 के अंदर आते हैं ना इनके मल्टीपल्स। तो देखो 4 के अंदर 32 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं और 8 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं ना, ये रहे 8 के मल्टीपल्स, 8 हो गया, 16 हो गया और 32 के मल्टीपल्स भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर 4th वाला है। आप समझ में आया 3rd वाला क्यों नहीं है? क्योंकि 32 आपके पास सबसे बाहर है, ये सर्कल
इसका मतलब 32 के अंदर 8 के मल्टीपल्स भी हैं और 4 के मल्टीपल्स भी हैं, पर ऐसा तो है नहीं। 32 के अंदर तो कहीं पर भी 4 के मल्टीपल्स नहीं है, ना ही 8 के मल्टीपल्स हैं, सारे नहीं है ना, तो इसलिए ये वाला गलत है और ये वाला फोर्थ वाला आंसर सही है कि 4 के अंदर 8 के भी मल्टीपल्स हैं और 32 के भी मल्टीपल्स हैं और 8 के अंदर 32 के मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन क्लियर है? तो बस आपको कुछ नहीं करना, मेन जो फोर्थ वाला आंसर है उसको लिखना है इस तरीके से। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि हमने थर्ड वाला पार्ट क्यों नहीं लिया और फोर्थ वाला पार्ट क्यों लिया है? क्योंकि 32 के अंदर सारे मल्टीपल्स नहीं है 4 और 8 के, जबकि 4 के अंदर 8 के भी मल्टीपल्स हैं और 32 के भी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।